हेलो। ओके, तो आज अपना है लेक्चर नंबर 2, राइट। M2 प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 2। तो कल के लेक्चर में अपन ने 2 MCQ लिए थे और एक थ्योरी क्वेश्चन लिया था। तो आज अपन और 2 MCQ लेंगे और एक थ्योरी क्वेश्चन लेंगे। ओके, MCQ नंबर 3। ये MCQ कॉम्प्लेक्स नंबर का है। उन्होंने आपको दिया है x प्लस आई वाई इज नथिंग बट √2 प्लस √3i और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। अब मुझे बोलो, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू √2 प्लस √3i, तो यहां से मुझे दो चीजें मिल सकती है। एक बोले तो x एंड दूसरा बोले तो y। अब x कितना होना चाहिए, तो x √2 होना चाहिए। x को अपन रियल पार्ट बोलते हैं, तो इधर रियल पार्ट √2 है। y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √3 होनी चाहिए। कंपेयर करेंगे दोनों साइड अपन, इधर i के साथ y है और इधर i के साथ √3 है, मतलब y की वैल्यू √3 होनी चाहिए। तो मुझे x मिल गया, y मिल गया। उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। तो भैया x की वैल्यू कितनी है, √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है, √3, √3 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ओके, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या करना है, इसका इसका रियल पार्ट बताना है। इसका क्या बताना है, रियल पार्ट बताना है। ओके, ये भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो अब देखो यहां पे किसका रियल पार्ट बताना है, साइन एक्स प्लस आई टाइम कॉस एक्स रेस टू 5, इसका रियल पार्ट बताना है। तो भैया इसका रियल पार्ट बताने के लिए एक डी मोरिस थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है डी मोरिस थ्योरम, तो डी मोरिस थ्योरम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक डी मोरिस थ्योरम है। और वो थ्योरम क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज नथिंग बट cos n थीटा प्लस आई टाइम साइन n थीटा। ये आपने को मालूम है। अकॉर्डिंग टू डी मोरिस थ्योरम ये जो n है पावर, वो सीधा एंगल में आता है, सीधा वो एंगल में घुस जाता है, ये आपने को मालूम है। लेकिन भैया ये इसका पैटर्न देखो, ये जो आई है आई के साथ साइन वाली टर्म है और कॉस वाली टर्म विदाउट आई है, मतलब कॉस के साथ आई नहीं रहता। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या बता रहा है, ये मैं आपको बोल रहा हूं कि आई के साथ में साइन होना चाहिए। ये पैटर्न है, तो अकॉर्डिंग टू ये वाला पैटर्न सीधा यन आप इधर एंगल में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 4, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मैं सीधा लिख सकता हूं cos 4 थीटा प्लस आई टाइम साइन 4 थीटा। ये जो 4 है सीधा वो एंगल में आ सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब ये पैटर्न है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखूंगा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर 4। अब ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न डिफरेंट है, इधर आई कॉस के साथ दिख रहा है। अब अपन ये वाला थ्योरम इसको नहीं लगा सकते, अब इसको इसको ये वाला थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। और सेम चीज यहां पे आ चुकी है, सेम चीज देखो, अपना जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें सेम चीज है। इधर जो आई है वो कॉस के साथ दिख रहा है, एक्चुअली ये जो आई है वो साइन के साथ दिखना चाहिए, आई साइन के साथ दिखना चाहिए, तब अपन ये थ्योरम लगा सकते हैं।
तो भैया यहाँ पे ये जो कॉस है, ये कॉस का कन्वर्जन अपने को साइन में करना पड़ेगा, और ये जो साइन है उसका कन्वर्जन कॉस में करना पड़ेगा। ओके, तो ये कैसा करेंगे, देखो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। सपोज मेरे पास साइन थीटा है, तो मैं साइन को बिंदास कॉस लिख सकता हूं, साइन को मैं बिंदास कॉस लिख सकता हूं, लेकिन क्या करना पड़ता है, साइन का जो एंगल है थीटा वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है 90 डिग्री में से। ये जो साइन है, साइन को मैं बिंदास कॉस लिख सकता हूं, लेकिन उसका जो एंगल है थीटा वो 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सपोज मेरे पास कॉस थीटा है, तो कॉस को मैं बिंदास साइन लिख सकता हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो थीटा है वो 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही है। ओके, अब सिमिलरली अपने पास क्या है, देखो अपने पास यहाँ पे साइन एक्स है, तो मैं साइन को बिंदास, ये जो साइन है उसको मैं बिंदास कॉस लिख सकता हूं, लेकिन ये साइन का जो एंगल है एक्स उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 90 में से। ओके, ये प्लस आई एज इट इज इनटू, अब ये जो कॉस है उसको मैं बिंदास साइन लिख सकता हूं, लेकिन उसका जो एंगल है एक्स उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 90 डिग्री में से, और ये ब्रैकेट रेज़ टू 5 एज इट इज, ये ब्रैकेट रेज़ टू 5 एज इट इज। अब अपन ये वाला थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये जो पावर n है वो सीधा एंगल में आ जाता है, इधर एंगल थीटा है और ये जो थीटा है उसको n मल्टीप्लाई होता है n थीटा। तो अब अकॉर्डिंग टू डी मोरिस थ्योरम ये जो 5 है ये सीधा एंगल को मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई होगा, और ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, cos ऑफ 5 इंटू 90 माइनस 5 इंटू एक्स, मतलब ये दोनों को भी मल्टीप्लाई होगा, 90 माइनस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 5 इंटू 90 5 इंटू एक्स, ऐसा। इसको आप सीधा 5x भी लिख सकते हैं। ओके, प्लस आई इंटू साइन ऑफ 5 इंटू 90 माइनस 5x। अब ये पावर 5 हट जाएगा क्योंकि अपन ने डी मोरिस थ्योरम लगाया है, तो ये 5 एंगल को मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पे ये जो दिखता है कॉस ऑफ ये जो दिखता है इसको मैं अलाइड एंगल से सॉल्व कर सकता हूं, अलाइड एंगल। अब ये अलाइड एंगल का बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको अच्छे से मालूम है, तो ये अलाइड एंगल का कंसेप्ट अपन यहां पे लगा सकते हैं। ओके, तो भैया अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल cos ऑफ 5 इंटू 90 माइनस 5x कितना बनेगा, एक मिनट, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए cos ऑफ 5 इंटू 90 माइनस 5x। तो इसको मैं अलाइड एंगल लगाऊंगा तो भैया इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा साइन ऑफ 5x, और अपने को 5 क्वाड्रेंट घूमना है फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये ऑल पॉजिटिव रहेगा, 1 2 3, ये ऐसा क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट घूमना पड़ता है। जिसको अलाइड एंगल का कंसेप्ट मालूम है उसको ये बातें समझ में आएगी, 1 2 3 4 5, यस। तो ये cos ऑफ 5 इंटू 90 माइनस 5x, इसका आउटपुट आएगा साइन 5x अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल कंसेप्ट, एंड साइन ऑफ 5 इंटू 90 माइनस 5x, इसका भी आउटपुट आएगा cos 5x। ये कैसा आ रहा है, बाय अलाइड एंगल। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मस्त पैकी इसके बदले जितना आ रहा है उतना रखेंगे, तो ये दिखेगा कितना आ रहा है, साइन 5x।
ओके, प्लस आई इंटू इसके बदले क्या आ रहा है, इसके बदले आ रहा है cos 5x। ओके, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है sin x प्लस आई टाइम cos x का पावर 5। तो भैया इसका आउटपुट ये मिल चुका है। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, ये वाला होना चाहिए रियल पार्ट और ये वाला होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट cos 5x होना चाहिए क्योंकि उसके मल्टीप्लिकेशन में i है, और रियल पार्ट होना चाहिए sin 5x। उन्होंने क्या पूछा था, रियल पार्ट पूछा था, किसका, इसका। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिला, इसमें रियल पार्ट क्या है, sin 5x। उन्होंने रियल पार्ट ही पूछा था, इसका मतलब ये आंसर सही है। तो ये समझ में आया है क्या, ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आया है क्या। इसमें खास बात क्या थी, इसमें खास बात ये थी, इसको डी मूरिस थ्योरम लगाना है लेकिन अपन नहीं लगा सकते क्योंकि इधर आई कॉस के साथ दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, कॉस का कन्वर्जन साइन में किया। वो कैसा करना है वो मैंने आपको अभी बताया। कॉस को बिंदास साइन लिख सकता हूं लेकिन वो 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। साइन को बिंदास कॉस लिख सकता हूं लेकिन वो 90 में से एंगल सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ऐसा करने के बाद ये डी मूरिस थ्योरम के स्टेटमेंट के साथ मैच होता है। फिर मस्त पे क्या अपन ये डी मूरिस थ्योरम लगाएंगे तो ये मिलेगा। लेकिन अब ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा बाय अलाइड एंगल कंसेप्ट, ये वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा बाय अलाइड एंगल कंसेप्ट। तो वो सॉल्व करने के बाद जो मिलता है वो अपन ने लिख दिया। फिर अपने को रियल पार्ट ये मिला, इमेजिनरी पार्ट ये मिला। उन्होंने पूछा था रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना होना चाहिए, sin 5x होना चाहिए। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। और ये चौथा थोड़ा बोले तो इसमें भी कुछ नहीं था, थोड़ा कैलकुलेशन था। ओके, अब अपन ये थ्योरी क्वेश्चन लेंगे। कल अपन ने एक थ्योरी क्वेश्चन लिया था। कल का क्वेश्चन जो लिया था मैंने वो 3 बार पेपर में आया था। अब ये लेंगे, ये दिसंबर 2019 में आया था। इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अपने को सॉल्व करना है। ये यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 3। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको सॉल्व करो मतलब इसका टोटल सॉल्यूशन निकालो। क्या निकालो, इसका टोटल सॉल्यूशन। कुछ लोग टोटल सॉल्यूशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ओके, इसको सॉल्व करो मतलब इसका टोटल सॉल्यूशन निकालो। अब टोटल सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, टोटल सॉल्यूशन का फार्मूला होता है CF प्लस PI। जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला होता है CF प्लस PI। इसका मतलब पहले अपने को CF कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाद में PI कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों को एडिशन करने के बाद टोटल सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू 3x। तो भैया दीदी एंड ताई, यहां मुझे दो चीजें मिलती है, एक मिलता है f ऑफ d और दूसरा मिलता है f ऑफ x। f ऑफ d कितना होना चाहिए, y के साथ जो ब्रैकेट होता है वो अपना f ऑफ d होता है, तो ये अपना f ऑफ d होना चाहिए। और f ऑफ x कौन होता है, f ऑफ x मतलब राइट हैंड साइड होती है, तो राइट हैंड साइड में कौन है, e रेस टू 3x। ओके, अब अपन पहले स्टेप नंबर 1 में CF कैलकुलेट करेंगे। CF बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है तो मेरे पास फार्मूला है f ऑफ d इक्वल टू 0। आपको किसी ने पूछा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको बोलने का भैया
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है तो एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 लेना पड़ता है। अब एफ ऑफ डी कितना है अपने प्रॉब्लम में, एफ ऑफ डी है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू रख देता डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे, मतलब इसके अपन फैक्टर्स लेंगे। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 के दो फैक्टर आएंगे, d माइनस 2 इंटू डी माइनस 1, ऐसे दो फैक्टर मिलेंगे। ये बचपन में अपन ऐसा कुछ तो भी करते थे, डी स्क्वायर के साथ इधर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, ये डी स्क्वायर के साथ में इधर कुछ भी नहीं मतलब 1 है। ओके, और कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट 2 है, 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 होगा। अब इधर -2 एंड -1 लेंगे तो भैया -2 इंटू -1 इज 2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 आना चाहिए, तो आता है -2 मल्टीप्लाई -1 इज 2। अब ये दोनों का एडिशन लेने के बाद ये सेंटर का नंबर आना चाहिए, तो भैया -2 -1 ऐड करने के बाद -3 आएगा, मतलब ये सही है। अब इसको डी डी लगाएंगे तो वो फैक्टर बन जाते हैं, तो पहला फैक्टर बनेगा d-2 और दूसरा फैक्टर बनेगा d-1। ओके, अब ये मैंने फैक्टर ले लिए, अब ये फैक्टर 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो इधर मिलेगा d-2 इक्वल टू 0 और इधर मिलेगा d-1 इक्वल टू 0। यहाँ पे d इक्वल टू 2 मिलेगा, यहाँ पे d इक्वल टू 1 मिलेगा। पहले d को अपन m1 बोलेंगे और दूसरे d को अपन m2 बोलेंगे। अब ये m1 m2 ये रूट्स कैसे है, ये रूट्स इसको रूट बोलते हैं, तो भैया ये रूट्स कैसे है, ये रूट रियल है एंड डिफरेंट है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, मतलब डिफरेंट है, और ये रियल है, इसमें कुछ इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं है, तो अपन ऐसा बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो भैया रूट्स रियल एंड डिफरेंट है तो CF कैसा लिखते हैं अपन, तो CF अपन ऐसा लिखते हैं C1 e रेस टू m1x C2 e रेस टू m2x। ओके, तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 2 है एंड m2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू रख दो 2 एंड m2 की वैल्यू रख दो 1, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा C1 e रेस टू 2x C2 e रेस टू x। ये मुझे क्या मिला है, ये मुझे CF मिला है। CF कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है f ऑफ डी इक्वल टू 0। अब इसमें f ऑफ डी की वैल्यू रख देंगे अपन, f ऑफ डी की वैल्यू प्रॉब्लम में होती है, जैसा कि यहाँ पे f ऑफ डी की वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। ओके, फिर इसके फैक्टर्स लेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसके फैक्टर लेने पड़ेंगे, तो इसके ये दो फैक्टर आए, फिर ये दो फैक्टर अपन 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो मुझे d इक्वल टू 2 मिलेगा, d इक्वल टू 1 मिलेगा। पहला d जो है उसको मैं m1 बोलूंगा, दूसरा d की जो वैल्यू है उसको मैं m2 बोलूंगा। पहला d एज ए m1, दूसरा d एज ए m2। तो ये रूट्स कैसे है, ये रूट्स रियल है एंड डिफरेंट है। आपके पास रूट्स रियल एंड डिफरेंट है तो भैया अपन CF ऐसा लिखते हैं C1 e रेस टू m1x प्लस C2 e रेस टू m2x। अब इसमें m1 m2 की वैल्यू डालेंगे, m1 m2 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 1 है, वो इसमें डालेंगे तो अपने को CF मिल जाएगा। ओके, अब CF तो मिल चुका है, अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, PI कैलकुलेट करेंगे। उसमें क्या है, स्टेप नंबर 2 टू फाइंड द PI। अब भैया PI का फार्मूला क्या होता है, PI का फार्मूला होता है 1 अपॉन f ऑफ d इंटू f ऑफ x। ओके, तो f ऑफ d की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। f ऑफ d कितना है, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और f ऑफ x कितना है, e रेस टू 3x। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन f ऑफ d, f ऑफ d है ये और f ऑफ x कितना है,
e रेज टू 3x। भैया ये तो शॉर्टकट मेथड है, दिस इज शॉर्टकट मेथड, दिस इज शॉर्टकट मेथड। कौन सी शॉर्टकट मेथड? एक्सपोनेंशियल टर्म वाली शॉर्टकट मेथड। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म वाली शॉर्टकट मेथड है, तो इसकी प्रोसीजर होती है पुट करो जहां पे डी वहां पे ए। अब ए कितना होगा? ए स्मॉल ए होगा 3। कल का लेक्चर आपने अच्छे से देखा है तो ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि ए की वैल्यू 3 अपन ने कैसा लिया है। ओके, तो दिस इज नथिंग बट शॉर्टकट मेथड एक्सपोनेंशियल टर्म वाली। और एक्सपोनेंशियल टर्म वाले शॉर्टकट मेथड का प्रोसीजर होता है जहां पे डी है वहां पे ए रख दो। प्रॉब्लम के अंदर ए की वैल्यू 3 है। ओके, अब डी मतलब ए, लेकिन ए मतलब 3 म्हणजे डी मतलब 3। तो सीधा जहां पे डी दिखता है वहां पे 3 पुट कर दो, तो ये ऐसा दिखेगा 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू ई रेस टू 3x। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 9 और 3 इंटू 3 9, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ 2। मतलब आपका फाइनल आंसर होना चाहिए ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब पीआई, तो पीआई का ये फाइनल आंसर होना चाहिए। अब जाते जाते अपन क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जनरल सॉल्यूशन मतलब होता है, क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन होता है CF प्लस पीआई। तो भैया जनरल सॉल्यूशन अपन y से डिनोट करते हैं, जनरल सॉल्यूशन y से डिनोट करते हैं। CF कितना आया है? CF आया है ये C1 e रेज टू 2x प्लस C2 e रेज टू x प्लस PI कितना आया है? PI आया है 1/2 e रेज टू 3x। यही आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2019 में। तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन 2 MCQ और 1 थ्योरी क्वेश्चन लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।